कुछ घंटों में एक ऐसा देश तबाह हो गया जिसे शांति के लिए माना जाता था। नेपाल पूरी तरीके से इस समय तबाह हो चुका है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा और हत्याओं का दौर, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद आखिर ये आग नेपाल तक कैसे पहुंची? आज नेपाल पूरी तरह से जल रहा है। संसद पर कब्जा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री क्वार्टर में आग लगा दी गई है। तकरीबन 32 से ज्यादा युवाओं की हत्या हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। और ये कहानी सिर्फ 72 घंटे में हुई है। 72 घंटे में कैसे? केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया, साथ में राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, पूरा सिस्टम ठप। अरे यही तो मंजर हमने श्रीलंका में देखा था। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर भीड़ ने कब्जा जमाया। वही दृश्य बांग्लादेश में ढाका की सड़कों पर बिना झंडों के लाखों युवा किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास को कब्जा कर लिए। शेख हसीना के अंग वस्त्र को रोड पर लेकर कैसे नाचते हुए वहां के समझदार युवा दिखे। अब वही आग काठमांडू तक पहुंची है। सवाल ये नहीं है कि हो क्या रहा है, सवाल ये है कि एक ही पट्टी पर इतने सारे विस्फोट कैसे दोहराए जा रहे हैं। क्या ये कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है या फिर एक और देश भ्रष्टाचार के नाम पर बलि चढ़ गई? हर क्लिप, हर आंकड़ा, हर सियासी धक्का सब जोड़कर बताते हैं कि नेपाल अकेला नहीं लड़ रहा है इस जंग में। दक्षिण एशिया एक डोमिनो बन चुकी है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी अब उस पहाड़ी नेपाल तक नहीं सीमित रही है। ये एशिया के लिए एक सरदर्द बन चुका है। सब कुछ कैसे शुरू हुआ, एक सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 3 सितंबर की रात को सरकार ने टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सब पर अनडिफाइंड टाइम के लिए पाबंदी लगा दी, बैन लगा दिया। और हवाला क्या दिया? हवाला दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई अफवाहें फैल रही हैं और युवाओं में अराजकता फैल रहा है। सरकार ने युवाओं की आवाज को दबाने के लिए वहां पर सोशल मीडिया बैन किया। ये वहां की कुछ प्रतिशत जनता मानती है। वहीं बिना नेतृत्व के सड़कों पर उतर आए। 4 तारीख दोपहर तक लगभग 7 यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल खाली हो चुके थे। स्टूडेंट सीधा सिंह दरबार की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस ने पहले टीयर गैस, फिर रबर की गोली, फिर असली गोली चलाई, जिसमें तकरीबन 32 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। ये आंदोलन नहीं था, ये अराजकता थी जिसका कोई दिशा नहीं था। आंदोलन एक मकसद के लिए होता है जिसका कोई दिशा होता है, कोई नेतृत्व होता है। लेकिन जो हमने काठमांडू में देखा वो कोई आंदोलन नहीं बल्कि एक भीड़ तंत्र का हिस्सा था। पहली मौत होती है 18 साल की एक लड़की सोनिया ठाकुर की, जिसकी फोटो देखने के बाद में मन व्याकुल हो जाता है। और जब ये फोटो वायरल हुई तो बैन का मकसद धरा का धरा रह गया। 5 तारीख तक काठमांडू, पोखरा, विराटनगर हर थानों में आग लगा दी गई। वहां की भीड़ तंत्र ने सारे थानों को, प्रशासन को आग के हवाले कर दिया। 6 तारीख को भीड़ संसद भवन में घुसी। माइक, कुर्सियां, दस्तावेज सब बाहर फेंके और मैदान में जला दिए। 7 तारीख को रात 1 बजे ओली सरकार ट्वीट करती है, जनादेश के लिए, रक्षा के लिए त्याग करता हूं इस पद को। यानी कि उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से घोषणा किया कि मैं अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। ट्वीट तक पहुंचने के लिए लोग VPN लगा रहे थे, यानी बैन भी फेल हो चुका था। उसी घंटे राष्ट्रपति पोडेल ने भी नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सेना ने स्टेट टेलीविजन में अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में सिविलियन सरकार बनाए, वरना पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगाया जाएगा। सवाल ये नहीं कि कौन सा मंत्री भागा, सवाल ये है कि आखिर एक ऐप बैन से पूरा राज्य क्यों धड़ाम हुआ। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार 9.2 अरब डॉलर से घटकर 6.1 अरब डॉलर पर सिर्फ 18 महीने में आ गया। रेमिटेंस पर 2% सरकार ने टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से सरकार को नुकसान हुआ कि दुबई और मलेशिया में रहने वाले कामगार मजदूरों ने नेपाल पैसा भेजना कम कर दिया, और या वो पैसा भेजना शुरू किए तो हवाला या हुंडी का रास्ता लेने लगे।
युवा बेरोजगारी का दर 27% हो गया, जिसमें केवल 35% वो हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरियों की 150,000 सीटें खाली हैं, लेकिन परीक्षा हो नहीं रही है क्योंकि बोर्ड का अध्यक्ष अभी तक बदला नहीं गया। और नेपो किड्स, सत्तारूढ़ दल के 17 विधायकों के बच्चों को बिना किसी इंटरव्यू के चाइना में एक भारी भरकम स्कॉलरशिप दिया गया, जिसके लिए उन्होंने कोई कंपटीशन नहीं बीट की, कोई परीक्षा नहीं दिया और उनको सेना, इंजीनियरिंग और कोर मेरिट के आधार पर मेडिकल सीट दे दी गई। और इस बात का खुलासा जब हुआ जब एक ट्वीट ने लिस्ट को वायरल कर दिया और वहां पर मुहिम चलाया गया, नो नेपोटिज्म नेपाल। 6 घंटे में 2.3 मिलियन बार इसे ट्रेंड किया गया। बैन लगा तो गुस्सा तो था ही, पर चैनल बंद था। नतीजा, सड़क खुली थी, पत्थर उठे, हथियार थे और एक दिशाहीन आंदोलन शुरू हुआ। ठीक ऐसे ही हमने 2022 और 23 में हमने यही कहानी श्रीलंका के सड़कों पे देखा था, जब कैसे श्रीलंका के सड़कों पर नंगा नाच हुआ और इकोनॉमी का दबाव पड़ने के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और एक ऐसा दौर आया जब 1.1 अरब विदेशी मुद्रा भंडार होने के कारण भी देश अपना ब्याज भी नहीं दे पा रहा था। कारण सरकार के द्वारा लिया गया ऐसा कदम जो पूरे देश को भंडाधार कर रहा था। पेट्रोल की लंबी लाइनें लगी हुई थी, 72 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे पेट्रोल के लिए। 13 से 15 घंटे तक बिजली गायब थी। खाद्य की महंगाई 94% पे पहुंच गई थी। राजपक्षे सरकार ने कहा इमरजेंसी, लेकिन भीड़ ने गोटाबाया हाउस पर चढ़ाई कर ली और आपने देखा कि कैसे 13 जुलाई को पीएम ऑफिस को और 14 जुलाई को राष्ट्रपति भवन को जनता ने अपने कब्जे में ले लिया। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, लेकिन जब कोई आवाज आती है और उसका कोई दिशा नहीं होता है, तब प्रलय आना निश्चित होता है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति नौसेना की जहाज लेकर सिंगापुर वापस भाग गए। आज वही कहानी, वही स्क्रिप्ट नेपाल में दोहराई जा रही है। नेपाल ने यही स्क्रिप्ट 10 गुना ज्यादा स्पीड से चलाया गया। वहां महीनों में हुआ था काम, यहाँ दिनों में। अंतर, श्रीलंका में सेना ने सेल्फी लेकर भीड़ को रास्ता दिया, नेपाल में सेना ने 48 घंटे की डेडलाइन दी। दोनों जगह सिस्टम पर ट्रस्ट खत्म, सरकार की नैतिकता जीरो और सेना अपने हाथ में कंट्रोल लेने को तैयार। 2024 में बांग्लादेश में ऐसे ही तख्ता पलट हुआ जब कोटा आंदोलन यानी छात्रों ने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन खत्म करने की मांग की, तो सरकार ने पहले उसे टाला। फिर टीयर गैस, फिर अज्ञात बंदूकधारी, 12 दिन तक चला यह संघर्ष, 150 से ज्यादा लोगों की मौत और एक ऐसा दौर आया जब शेख हसीना को रातों रात अपना देश छोड़कर भारत में आकर शरण लेना पड़ा। हमारे सामने 2 बड़े बड़े विकराल उदाहरण मुंह बाए खड़े हुए हैं और उससे सीख न लेते हुए एक तीसरी कहानी दोहराई गई जो नेपाल में हमने देखा। वहां मीडिया लाइव थी, स्ट्रीम चल रही थी, नेपाल ने उल्टा रास्ता किया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि बांग्लादेश में लाइव स्ट्रीम चल रहा था, मीडिया दिखा रही थी, लेकिन नेपाल ने ठीक उसका उल्टा किया। इंटरनेट बैन कर दिया और VPN ने बांग्लादेश की फुटेज को रीरन बना दिया और लोगों ने VPN का इस्तेमाल कर उस बांग्लादेश की फुटेज को रिफॉर्म कर दिया। नेपाली स्टूडेंट ने टूटेगा कैसे, संसद फूटेगा तो टूटेगा वाला नैरेटिव उठाया। नेपाली स्टूडेंटों ने सीधा अपने हाथ में ले लिया इतना बड़ा संघर्ष। आज हम कहते हैं जनजीज ने किया। आप उसे जनजीज कहें या युवा कहें या स्टूडेंट कहें, जिन्होंने अपने हाथ में इतना बड़ा फैसला लिया और रातों रात एक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। यहाँ पर किसी बाहरी देश की सेना ने आक्रमण नहीं किया, किसी 2 देशों का युद्ध नहीं किया, किसी तीसरे देश का इंटरफेरेंस नहीं था। वहां की युवा, जो देश की सबसे बड़ी एसेट मानी जाती है, उसी ने अपने सरकार के खिलाफ एक विद्रोह खोल दिया। हिंसा का लेवल इतना बढ़ा कि प्रेस पर भी पाबंदी लगी थी, यानी कैमरे बंद थे तो हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन VPN का इस्तेमाल करके जो तस्वीरें हमारे सामने आई वो दिल दहलाने वाली थी।
जब ओली ने इस्तीफा दिया तो उनके इस्तीफे वाले बयान में एक लाइन थी, मीडिया ब्लाइंड स्पॉट ने हिंसा को बढ़ावा दिया। बांग्लादेश में लाइव कवरेज ने सरकार को कॉर्नर किया। यही अंतर रह गया बांग्लादेश और नेपाल की घटना। एक और कड़ी आपको जोड़ के बताता हूं कि इंडोनेशिया भी इसका शिकार हुआ 2023-24 में। यूथ ने कैसे जकार्ता में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जो सरकार के लिए बहुत बड़ा घातक बना। वहां पर भी सरकार ने ठीक कई कदम उठाया, इंटरनेट को बंद कर दिया और पूरे देश में नेशनल प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लेकिन जनता के सामने सरकार को आखिर फिर झुकनी पड़ी। जबकि इंडोनेशिया का जीडीपी ग्रोथ 5% से ऊपर था, लेकिन प्रोटेस्ट को रीजनल टैग मिला, जबकि इसे नेशनल क्राइसिस नहीं बनने दिया गया। ठीक नेपाल में जीडीपी ग्रोथ 1.8% केवल, जो आज सबसे निचले स्तर पर है 1990 से लेकर अब तक। थ्रॉटलिंग तभी काम करता है जब पॉकेट में कैश हो, वरना बैंक खुद प्रोटेस्ट का एजेंडा बन जाता है। इसका जीता जागता प्रमाण आज काठमांडू चिक के कह रहा है। नेपाल ने वही गलती दोहराई, एक डूबती हुई इकोनॉमी के साथ डिजिटल कर्फ्यू लगा दिया। नतीजा क्या निकला? जन आक्रोश, एक ब्लास्ट मिक्स जो रातों रात सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब ये भी बात समझ लेते हैं कि एशिया में ऐसी स्थिरता होने के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत के लिए नेपाल इतना महत्व रखता है? क्या भारत के लिए नेपाल में कोई भी घटना होना उस पर प्रभाव डालता है? भारत के लिए नेपाल का अस्थिर होना मतलब चाइना को एक खुला प्लेग्राउंड देना खेलने के लिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि ये नेपाल का आंतरिक मामला है, लेकिन हम हर तरह से नेपाल के सहयोग के लिए तैयार हैं। ग्लोबल टाइम्स का यह मानना है कि इस अशांति के कारण बीसीआई प्रोजेक्ट रिस्क में आ सकता है। बीजिंग ने लगभग 1.3 अरब डॉलर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली ने 150 मेगावाट का ट्रांसमिशन लाइन होल्ड कर दिया। नेपाली सेना ने खुले तौर पर धमकी दे दी है कि कोई भी विदेशी चप्पल की आवाज सुनाई दी तो हम खुद डील करेंगे। मतलब अब ये मान के चलिए कि किसी भी तरीके से फॉरेन इन्वॉल्वमेंट अगर कहीं होती है तो आर्मी उससे खुद डील करेगी। एक तरफ है चाइना तो दूसरे तरफ है भारत। चाइना ऐसे अवसर के लिए तैयार रहता है जब साउथ एशिया में किसी तरीके से अस्थिरता फैले और वहां पर चाइना अपना इंप्रेशन डाल सके। अभी कहानी है वेट एंड वॉच का। अगर 48 घंटे में सिविलियन सरकार नहीं बनी तो सैन्य हस्तक्षेप तय है। नेपाल अब सिर्फ नेपाल नहीं रहा, ये भारत चाइना चेसबोर्ड का सेंटर स्क्वायर बन चुका है, जिसमें नेपाल की हार कहीं ना कहीं भारत की हार है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर अब नेपाल में होगा क्या? एक फास्ट इलेक्शन, 90 दिन में इलेक्शन कराने की योजना चल रही है, लेकिन 17 पार्टियों के दफ्तर तो जा चुके हैं, फंड नहीं है, चुनाव होगा कैसे? दूसरा, आर्मी टेक ओवर करने के लिए तैयार है। 2005 में भी ऐसे हुआ था, तब 18 महीने लगे थे, लेकिन अब जनता टेक्नो सेवी है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज इस समय नेपाल के सामने खड़ा है कि क्या रिपीट प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं। कोई भी अगर नई सरकार 6 महीने में बनकर अगर फेल हो गई तो एक नए विस्फोट को जन्म देगी, क्योंकि लोग डार्क वेब पे शिफ्ट हो चुके हैं, जो एक डरावना दौर है। चीन अगर बीआरई फंड वापस खींच लेता है तो विदेशी मुद्रा भंडार 6.1 से मात्र 3 अरब पर आकर टिकेगा। अगर श्रीलंका के स्टाइल में हम इस बात को समझें तो जो हाल श्रीलंका का हुआ था सेम नेपाल का होगा, एक हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर आज के समय में हम एक आशावादी बनकर सोचें तो भारत और चाइना अगर पूर्णतया समर्थन करती है नेपाल, इसमें यह बात स्पष्ट है कि भारत किसी भी लालच के बिना नेपाल का समर्थन पहले से करते आया है और आगे करेगा। लेकिन यहाँ पर चाइना के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है, जैसे 2003 में यूनाइटेड नेशन ने मालदीव में किया था, क्योंकि बीजिंग और दिल्ली में जो विश्वास का दौर है वो इतना मजबूत नहीं है, तो पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता चाइना पर। भारत हर मोड़ पर नेपाल के मदद के लिए तैयार मिलेगा, और ये पहले भी हमने देखा है। तो आपने देखा किस तरीके से नेपाल चंद घंटों में आग के हवाले हो गया। वहां का पार्लियामेंट धू धू करके जल रहा है,
ये कितने बड़े शर्म की बात है एक देश के लिए। आप क्या सोचते हैं कि इस समय सेना आए या फौरन चुनाव किया जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि क्या डेमोक्रेसी या राजशाही नेपाल के लिए ज्यादा बेहतर क्या है? क्या इस समय भी नेपाल में डेमोक्रेसी की आवश्यकता है या राजशाही का वो दौर वापस आना चाहिए जो एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करता है? नेपाल पूर्णतया हिंदू राष्ट्र था, लेकिन डेमोक्रेसी के कीड़े ने इस देश को खा लिया। जाते जाते आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण में बताता चलूं कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना मतलब आपका जो स्मॉल लीवर है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। डिजिटल जनरेशन में इंटरनेट का बंद होना मतलब युवाओं के लिए रोटी बंद हो जाना। दूसरा, नेपोटिज्म को नॉर्मल बताना, यानी कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है तो वह नेपोटिज्म को बढ़ावा देती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है, और ये जनता के लिए एक तरह से नफरत का दौर ला देता है। और तीसरा, यदि आपके देश के युवा बेरोजगार हैं तो वो टाइम पास कर रहे हैं, तो उस टाइम पास के दौर में वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके सामने कोई राइट विजन नहीं है। क्या नफा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या मेरा देश बर्बाद हो रहा है, ये सोचने और समझने की दोनों क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। चौथा महत्वपूर्ण ये कि इकोनॉमी को चीन या भारत में से किसी एक पाले में ढकेलना पड़ेगा, यानी कि भारत या चाइना दोनों में से किसी एक को मजबूती के साथ नेपाल के साथ खड़ा होना पड़ेगा इस दौर में। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि भारत यदि खड़ा होगा तो किसी भी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी क्योंकि वो किसी तरीके से लाभ या लालच के बिना काम करेगा। लेकिन यदि वहीं चाइना आया समर्थन के लिए तो इसकी भारी कीमत हो सकता है नेपाल को चुकाना पड़े। इन मुद्दों में से अगर सरकार दोबारा कोई ऐसी चीजें दोहराती है तो अगला प्रोटेस्ट व्हील समूचे हिमालय को हिला देगा। नेपाल के पास अब वक्त नहीं है। इतनी मौतों के बाद हर परिवार में एक मार्टर बैठा है। माफी नहीं, जवाब चाहिए, वरना जो आग आज काठमांडू में लगी है वह कल देहरादून, दार्जिलिंग, दिल्ली, बीजिंग कहीं पे भी हो सकती है। तो इस तरीके से पूरा नेपाल जला, इस्तीफे हुए और हमने देखा कि एक ही पैटर्न पर, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ से होते हुए ये आग कैसे नेपाल तक पहुंची। अगर आप चाहते हैं कि डोमिनो आगे से ना बढ़े तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को टैग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कड़ियां आपके फोन पर आती रहेंगी अगले वीडियो में। और एक महत्वपूर्ण बात आज के युवा के लिए, आज के युवा अगर दिशाहीन हो जाते हैं तो वह देश के लिए काल बन जाते हैं। उनको यह फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने घर को आग लगा रहे हैं या दूसरे के घर को। आज नेपाल में जो तबाही हुई है उससे नेपाल का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई वहां का यूथ करेगा आने वाले 15 से 20 सालों में। जो लोग झंडे उठाकर, पेट्रोल पंप फूंक कर, आग लगाकर ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा फतेह हासिल कर लिया है, कि उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को, अपने देश को लहूलुहान किया। उम्मीद करते हैं कि आप भी एक जागरूक युवा बनेंगे और अपने देश से सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।